जिस दिन बाबा साहब को जिंदगी का पहला वेतन मिला, रमाबाई ने उसे ईश्वर के सामने रख कर आंखें बंद की थी। उस पैसों में उन्होंने आराम नहीं मांगा था, बस थोड़ी स्थिरता चाहिए थी, थोड़ा सा सुकून। लेकिन कुछ ही दिनों में वह सुकून खामोश बोझ बन गया, क्योंकि उसी वेतन ने उन्हें यह सिखा दिया, कुछ सपने पूरा समाज उठाता है और कुछ एक स्त्री अकेले छोड़ देती है। उस रात रमाबाई चुप रही और उसी चुप्पी से इतिहास ने बोलना शुरू किया। दोस्तों, जब हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेते हैं तो हमारी आंखों के सामने संविधान, आंदोलन, भाषण और संघर्ष आते हैं। लेकिन उस संघर्ष की नींव में एक स्त्री का मौन त्याग दबा हुआ है, जिसका नाम है रमाबाई अम्बेडकर। आज की यह कहानी किसी साधारण स्त्री की नहीं है, यह कहानी है एक ऐसी स्त्री की जो असाधारण इतिहास की अदृश्य स्तंभ बन गई। भाग 1, आशा का उजाला। 21 अगस्त 1917 इंग्लैंड से एक खबर भारत पहुंची। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भारत लौट रहे थे। यह खबर रमाबाई के लिए सिर्फ सूचना नहीं थी, यह एक सपना था। उन्हें लगा अब वर्षों का अकेलापन खत्म होगा, अब परिवार साथ रहेगा, अब संघर्ष नहीं स्थिरता होगी। बाबा साहब विदेश से बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर लौट रहे थे। रमाबाई के मन में हर पत्नी की तरह सरल सा सपना था, अच्छी नौकरी, सम्मान और एक सुरक्षित भविष्य। क्या यह सपना बहुत बड़ा था? नहीं, यह तो जीवन का न्यूनतम अधिकार था। भाग 2, हकीकत का पहला झटका। बड़ौदा। अमेरिका से पढ़ाई पूरी करने के बाद करार के अनुसार बाबा साहब को बड़ौदा सरकार की नौकरी करनी थी। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ उनकी प्रतिभा से प्रभावित थे। वे उन्हें राज्य का वित्त मंत्री बनाना चाहते थे। लेकिन यहाँ से कहानी बदल जाती है। कुछ ऊंची जाति के अधिकारियों ने अदृश्य दीवारें खड़ी कर दी। परिणाम यह हुआ कि बाबा साहब को महाराज के सैनिक सचिव जैसी औपचारिक पद पर रख दिया गया। रमाबाई को जब यह खबर मिली तो वे खुश हो गई, क्योंकि उम्मीद अब भी जिंदा थी। वे बड़े गर्व से मुंबई से बाबा साहब को बड़ौदा के लिए विदा करती है। लेकिन क्या बड़ौदा तैयार था एक योग्य व्यक्ति को सिर्फ योग्य मानने के लिए? भाग 3, व्यवस्थागत अपमान। बड़ौदा की सच्चाई। बाबा साहब ने अगले ही दिन काम संभाल लिया, पर वहाँ काबिलियत नहीं देखी गई तो सिर्फ जाति। उन्हें महार, अस्पृश्य, हरिजन कहकर पुकारा गया। रहने के लिए कोई घर नहीं। पारसी समाज ने भी कोई मदद नहीं की, ईसाई समाज ने भी कोई मदद नहीं की, और दफ्तर में चपरासी फाइलें हाथ में देने से डरता था, दूर से टेबल पर फेंक देता था। सोचिए, जिस आदमी ने अमेरिका और इंग्लैंड से शिक्षा पाई हो, उसे अपने ही देश में पानी तक न छूने दिया जाए। यह अपमान व्यक्तिगत नहीं था, यह व्यवस्था का संदेश था। तुम चाहे जितना पढ़ लो, हम तुम्हें बराबर नहीं मानेंगे। भाग 4, नैतिक मोड़। नौकरी या आत्मसम्मान। दिन ब दिन यह अपमान बढ़ता गया। बाबा साहब थक गए, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, और एक दिन उन्होंने फैसला कर ही लिया। अब बस उन्होंने नौकरी छोड़ दी, बड़ौदे से सीधे मुंबई लौट आए। यह आसान निर्णय नहीं था, यह पेट बनाम स्वाभिमान का सवाल था। क्या आप ऐसी नौकरी करेंगे जहां रोज आपको कमतर साबित किया जाए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन बाबा साहब ने तो ऐसा बिल्कुल नहीं किया। भाग 5, अस्थायी राहत। मुंबई और सिडनम कॉलेज। मुंबई लौटने पर रमाबाई थोड़ी दुखी हुई, लेकिन बाद में वो खुश भी हो गई, क्योंकि अब पति उनके पास में थे। सेवा का अवसर था। इसी दौरान सिडनम कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्राध्यापक का पद खाली हो गया। कई ऊंची जाति के लोगों ने आवेदन किया, लेकिन लॉर्ड सिडनम की सिफारिश से यह पद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मिला। 11 नवंबर 1918 उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। उनका वेतन 450 रुपए मासिक था। उस समय यह एक अच्छी रकम थी। रमाबाई को लगा अब सब ठीक हो जाएगा। भाग 6, नया संघर्ष। कक्षा के भीतर। लेकिन संघर्ष स्थान बदलता है, स्वभाव नहीं। कुछ छात्रों को लगता था, महा प्रोफेसर हमें क्या पढ़ाएंगे? उपहास, फुसफुसाहट, अदृश्य तिरस्कार। लेकिन बाबा साहब यहाँ नहीं झुके। उनकी पढ़ाने की शैली, गहरी तैयारी और विषय पर पकड़ ने सबको चुप करा दिया। धीरे धीरे अन्य कॉलेजों के छात्र भी उनकी कक्षा में आने लगे। ज्ञान ने जाति को चुनौती दे दी। भाग 7, पहला वेतन और एक घरेलू संकट। बाबा साहब को पहला वेतन मिला, उनकी पहली कमाई। बाबा साहब खुशी खुशी घर आए और पूरा वेतन रमाबाई के हाथ में रख दिया, ताकि रमाबाई घर को अच्छे से चला सके। रमाबाई ने रामजी बाबा की तस्वीर के सामने वह पैसा रखा और प्रार्थना की। अगले दिन रमाबाई ने नए कपड़े, मिठाई, घर की सजावट, सब में पैसा खर्च किया। लेकिन कुछ ही दिनों में पूरा वेतन खत्म हो गया। अब सवाल था कि बचे हुए दिन कैसे चलेंगे। भाग 8, टकराव। सपने बनाम ध्येय। बाबा साहब चिंतित हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि यह नौकरी स्थायी नहीं थी और उन्हें इंग्लैंड जाकर बैरिस्टर भी बनना था। उन्होंने रमाबाई से कहा, खर्च कम करना होगा। घर खर्च के लिए केवल 50 रुपए प्रति माह मैं तुम्हें दूंगा। यह सुनकर रमाबाई टूट गई। दोस्तों, क्या उनका सपना गलत था? क्या परिवार चाहना स्वार्थ था? हर पत्नी यही तो चाहती है, साथ, सुरक्षा, सम्मान। भाग 9, वैचारिक जागरण। एक स्त्री का निर्णय। एक दिन बाबा साहब ने बड़े प्रेम से कहा, रामू, मुझे लंदन जाना है, कानून पढ़ना है, दलितों के अन्याय को दुनिया के सामने लाना है। यह सुनकर रमाबाई के भीतर कुछ बदल गया। उन्होंने कहा, साहेब, मैं आपकी राह में बाधा नहीं बनूंगी, आप निश्चिंत रहिए।
यह कोई साधारण सहमति नहीं थी, यह इतिहास का मोड़ था। भाग 10, मौन त्याग, इतिहास का अदृश्य स्तंभ। इसके बाद रमाबाई ने अद्भुत सादगी अपनाई, कम खर्च, बचत और संयम। सिर्फ 2 वर्षों में उन्होंने लगभग 7,000 रुपए जमा कर लिए। सोचिए दोस्तों, एक अशिक्षित महिला ने इतना बड़ा योगदान दिया। उन्होंने कभी श्रेय नहीं मांगा, कभी मंच नहीं मांगा, और आज इतिहास में उनका नाम बहुत कम लिखा हुआ है। अगर आपको लगता है कि बाबा साहब का संघर्ष सिर्फ इतिहास नहीं, एक जिम्मेदारी है, तो उनकी किताबें सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, उन्हें आगे बढ़ाने की चीज है। एक किताब खरीदना कोई खरीदारी नहीं है, यह उस सपने में एक छोटा सा योगदान है जिसके लिए रमाबाई ने अपना पूरा जीवन त्याग कर दिया। रमाबाई सिर्फ पत्नी नहीं थी, वे प्रेरणादायिनी शक्ति थी। अगर वो साथ न देती तो शायद बाबा साहब इंग्लैंड न जा पाते, और अगर वो इंग्लैंड न जा पाते तो इतिहास कुछ और होता। इसलिए जब अगली बार आप बाबा साहब का नाम ले तो एक क्षण रमाबाई के लिए भी जरूर सोचिएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि बाबा साहब को विदेश पढ़ने के लिए आखिर किसने भेजा था, तो यह वीडियो जरूर देखिए। और अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे YouTube चैनल अम्बेडकर एट बौद्ध को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जय भीम, बुद्धं शरणं गच्छामि।